गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एनबीएफसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी बेसिक समझेंगे, थ्योरी समझेंगे और फिर इसके बाद आगे लेक्चर्स में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरेटिकल लेक्चर्स इसलिए देते हैं जिससे आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क माइंड में बन जाए कि भाई आपका जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक एनबीएफसी समझ में आ जाएगी, फिर जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगी, और प्लस आप अगर कभी थ्योरी ना भी पढ़ें तो भी आप इस वीडियो को देख के शॉर्ट नोट लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं एनबीएफसी। फ्रेंड्स, बैंक और एनबीएफसी में दो तीन डिफरेंस होते हैं, जिसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि बैंक आपका चेक पास कर सकता है, एनबीएफसी में चेक पास नहीं होते हैं। बैंक के काम सारे एनबीएफसी कर सकते हैं, बट बैंक के कुछ एडिशनल काम होते हैं जो एनबीएफसी नहीं कर सकते। तो हम समझेंगे इसकी लीगल रिक्वायरमेंट को, समझेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को, समझेंगे ऑलमोस्ट जो बैंकिंग में जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे आपका एडवांस का प्रोविज़न बनाने के लिए स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स, वैसे ही एनबीएफसी में चलेगी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो फार्मूला है वो यहाँ पर भी चलेगा। चलिए तो थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हमें पूरा देखना है, एक तो इन्होंने बताया कि डेफिनेशन समझेंगे एनबीएफसी की, इसके बाद डिस्टिंक्स। तो पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू ही लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन किसकी, एनबीएफसी की, ठीक है जी। फिर इन्होंने बताया दूसरा हम समझेंगे डिस्टिंक्शन, क्या डिफरेंस है। थर्ड में हम समझेंगे मिनिमम नेट ओन्ड फंड, कितना फंड होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर फोर्थ में समझेंगे हम कि कितनी कैटेगरीज की एनबीएफसीज होती हैं। नंबर फिफ्थ में समझेंगे हम कि भाई इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा, जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं ना वो, ठीक है जी। फिर नंबर सिक्स्थ में समझेंगे हम कि भाई प्रोविज़न कैसे बनेंगे। नंबर सेवेंथ में समझेंगे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होगा। ठीक है, और भी अगर कुछ होगा तो वो समझ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन, प्रोविजन, ठीक है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। जहाँ मुझे स्पीड करना होगी मैं स्पीड कर दूंगा, और जहाँ पर मुझे स्लो करना होगा मैं समझा दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन में पढ़ते हैं। एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, debentures and other securities, leasing, hire purchase, insurance business and chit fund। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आप लीजिंग, हायर परचेज, ये सारे काम एनबीएफसी करती है, बैंक नहीं करती है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। सेक्शन 45 IF ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस एनबीएफसी एज a financial institution which is a company, a non-banking institution which is a company with principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement or in any other manner, or lending in any other manner। lending और receiving दोनों दे रखे हैं। such other non-banking institution or class of such institution as the reserve bank with the prior approvals of central government may specify by notification। so अब थोड़ा बोल्ड अक्षर में पढ़ेंगे। For purpose of RBI directions relating to acceptance of public deposit, non-banking financial institution means only non-banking institution which is a loan company, investment company, hire purchase company, equipment leasing company and mutual benefit finance company। तो RBI के हिसाब से इन्होंने कहा हमारे पास 5 तरीके की कंपनियां हैं। कौन कौन सी? इन्होंने क्या, या तो एनबीएफसी होगी हमारी, या तो होगी लोन कंपनी, या होगी हमारी
इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है जी। यह होगी हमारी हायर परचेज फाइनेंस कंपनी। यह होगी हमारी इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, ठीक है जी। 4 हो गए। एंड लास्ट इज म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी। ये हमारी 5 तरीके की रिजर्व बैंक ने डेफिनेशन दी कि भाई ये कंपनियां हो सकती हैं। चलिए थोड़ा आगे जाए। सो एज पर आरबीआई FAQ जो उन्होंने इशू किए थे, NBFC क्या है? इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, engage in the business of loans and advances, acquisition of shares, stock, bond, debentures issued by government or local authority or other securities of marketable natures, leasing, hire purchasing, insurance business and chit business, but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activities, industrial activities, purchase or sale of any goods other than securities, or providing any services and sales, purchase, construction of immovable property। तो जो बिल्डर लोग काम कर रहे हैं ना, वो NBFC में नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने बताया रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी, a non-banking institution which is a company and has the principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installment by way of contribution or any other manner or lending in any other manner is also a non-banking financial company। तो यहाँ पे जो डज नॉट इंक्लूड है वो आपको ध्यान देना है कि डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या नहीं आता है, ठीक है जी। अब ये अगला पैरा है, चलिए मैं इसको हेडिंग वाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ी हेडिंग, हमने पढ़ी है डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। तो हमने डेफिनेशन पढ़ दी है NBFC की। अब हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन। किसके साथ में होगा रजिस्ट्रेशन? RBI के साथ में। किसका? NBFC का। चलिए तो पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन में। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45 IA ऑफ RBI एक्ट, नो NBFC कंपनी कैन कमेंस और कैरी ऑन बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट तो कोई भी NBFC कंपनी बिजनेस शुरू नहीं कर सकती विदाउट obtaining a certificate of registration from bank or without having a net owned fund of ₹25 lakh। तो फ्रेंड्स आपके लिए इन्होंने बोल दिया कि एक तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और नंबर दूसरा नेट ओन्ड फंड मैंडेटरी है। अब नेट ओन्ड फंड की क्लासिफिकेशन पहले 25 लाख रुपए थी, अभी 2 करोड़ है, बट उन्होंने उसको सिस्टमेटिक वे में कर दिया है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ पावर गिवन टू द बैंक टू ओबिएट ड्यूअल रेगुलेशन, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ NBFC which are regulated by other regulator are exempted for requirement of registration with RBI, जिसमें आती है वेंचर कैपिटल फंड। तो अब हम लिख देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नॉट required with RBI for NBFC such as number 1 venture capital fund, merchant banking companies, stock broking companies,
वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये किसके साथ में रजिस्टर्ड होती हैं? सेबी के साथ में। सेबी एक अलग बॉडी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, ये किसके साथ में रजिस्टर्ड होती हैं? एडा के साथ में। एडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद निधि कंपनी जो है वो 620 में रजिस्टर्ड होती हैं, तो निधि कंपनी लिख देते हैं। जो कंपनीज एक्ट है पुराना वाला, और इसके बाद इन्होंने बोला चिट कंपनी। चिट कंपनी के लिए इन्होंने बताया कि सेक्शन 2 ऑफ चिट फंड एक्ट है, उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसके रेगुलेशन से रजिस्टर्ड होती हैं। तो अब इसलिए एक एक पैरा पढ़ना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन क्या है एनबीएफसी में। और तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब चेक इशू चेक डिपॉजिट नहीं है। एनबीएफसी चेक ड्रॉ नहीं कर सकती अपने ऊपर। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो डीआईसीजीसी की फैसिलिटीज़ होती है वो एनबीएफसी के केस में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कैटेगरीज में आ जाते हैं कि एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है। ये सारे जो अभी मैं पढ़ रहा था वही हैं सारे। एक तो क्लासिफिकेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरबीआई, तो एक तो हमारी वो एनबीएफसी हो गई हैं एनबीएफसी कंपनीज who are exempted to registered with आरबीआई, ठीक है जी। एक तो वो हो गई कंपनीज, ठीक है जी। अब उसमें कौन कौन सी कंपनीज है, ये मेरी बुक के अंदर सारी कवर कर रखी है, ध्यान से देखिएगा। ये सारी कंपनीज है जो भी मैंने बताया था। अगर लमसम में देखा जाए तो ये वो कंपनीज हैं जो किसी ना किसी एक्ट में कवर हो रही हैं, किसी ना किसी दूसरी रेगुलेटरी बॉडी के साथ में कवर हो रही हैं, ठीक है। फिर इसी चीज़ को उन्होंने चार्ट में बना दिया है। वेंचर कैपिटल, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज और अदर्स में निधि, चिट फंड, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ मैंडेटरी रजिस्टर्ड हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो बी कैटेगरीज में आती हैं एनबीएफसीज हु आर मैंडेटरी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, जिनका आरबीआई के साथ में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और उसमें हमारी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें एक एक करके लिख देते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट एसेट्स फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर करती। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी,
जिसका मेन काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट नॉन बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट नॉन बैंकिंग, 7th में जाएंगे। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया IDF। अच्छा, सबके ही शॉर्ट फॉर्म बना दिए, तो चलिए शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा AFC, ये हो गया हमारा IC, ये हो गया LC, ये हो गया IFC, ये हो गया CIC, ये हो गया IDF, NBFC। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने दिया है म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसमें आ जाएगा NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI। इसके बाद आ गया आपका NBFC फैक्टर्स कंपनी। अच्छा, जो फैक्टरिंग करती हैं, फैक्टरिंग कंपनीज, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा NBFC फैक्टर। नाइन्थ नंबर में मॉर्गेज गारंटी कंपनी, तो यह आ जाएगा हमारा NBFC MGC। एंड 10th नंबर में आ गई हमारी NBFC नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। क्या बात है, तो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, सो NBFC NOFHC। सही है, ये हमारी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। चलिए, अब ये सारी कंपनीज के बारे में इन्होंने बता दिया है, एक एक करके पढ़ते हैं। एसेट्स फाइनेंस कंपनी, AFC would be defined as any company which is financial institution carrying on as its principal business the financing of physical assets supporting productive economic activities such as automobile, tractor, lathe machines, generator। ये assets finance कर देती हैं। ठीक है, आगे पढ़े। Principal for this business for this purpose is defined as the aggregate of the financial supported economic activity and income arising their firm is not less than 60% of the total assets and total income। मतलब अगर 60% इनकम इनकी इस कैटेगरी वाली सेगमेंट से आ रही है तो फिर ये एसेट्स फाइनेंस कंपनी कहलाएंगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन इट्स मेन बिजनेस ऑफ द एक्विजन ऑफ सिक्योरिटीज, वो सिर्फ शेयर खरीदती है। लोन कंपनी is a financial institution carrying on its main business by providing finance whether by making loan or advances or otherwise for any activity other than its own but does not include an assets finance company। अब इन्होंने IFC की बात करी है। An IFC is defined as non-deposit taking NBFC that fulfill the following criteria। अब इसमें क्राइटेरिया काफ़ी हैं, तो इस क्राइटेरिया का भी मैं क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है। क्या है? अ मिनिमम 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स शुड बी डिप्लॉयड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन एज डिफाइंड इन पैरा 2/6 ऑफ द NBFC कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म्स, हैज़ अ नेट ओन फंड ऑफ 300 करोड़ और अबव, हैज़ ऑब्टेन अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ A, इतनी रेटिंग होनी चाहिए, हैज़ अ कैपिटल एडुकेशन रेशियो ऑफ 15% विद अ मिनिमम टायर 1 कैपिटल ऑफ 10%। ठीक है जी।
तो अब इनके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। बाकी कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बट इन्होंने जो क्राइटेरिया दिए हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IFC की, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की। क्या है? 75% ऑफ टोटल एसेट्स ये डिप्लॉय किस में करनी चाहिए? इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, नेट ओन्ड फंड कम से कम कितना होना चाहिए? 300 करोड़। नंबर 3, कैपिटल एडुकेशन रेशियो कितना होना चाहिए? 15, जिसमें टायर 1 इन्होंने बताया था कितना चाहिए? टायर 1 10% चाहिए। ठीक है जी, टायर 1 आपका 10% चाहिए। चलिए इसके बाद, और क्रेडिट रेटिंग इनकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम A होनी चाहिए, A से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये IFC के लिए क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन कर दिए। अब ऐसे ही है सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गई हमारी ये, और सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एन NBFC कंपनी ऑन बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। जो उसका काम सिर्फ इन्वेस्ट शेयर खरीदना ही है। नंबर 1, इट होल्ड not less than 90% of total assets in the form of investment in equity share, preference share, debts and loan in group companies. Okay, systematically important core investment companies. Its investment in the equity shares in group company constitute not less than 60% of its total asset. It does not trade in investment in share, debts or loan in group companies except through block sales. मतलब ग्रुप कंपनी की परचेज सेल नहीं करती है। It does not carry on any other activities except investment in bank deposit, money market institution, government securities, loans and investment in debt insurance and guarantee issued on behalf of group company. It accepts public funds. Core investment company with a asset size of less than 100 करोड़। दूसरा इन्होंने दिया कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद अ टोटल एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ और मोर, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। NBFC whose total asset size is 500 करोड़ और मोर। ठीक है, चलिए इन्होंने लिखा है ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग नेट ओन फंड एंड CAR कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स। नंबर क्या? मेंटेन और मिनिमम कैपिटल एडुकेशन रेशियो वेयर रिस्क एडजस्टेड नेटवर्थ शैल नॉट बी लेस देन 30% ऑफ इट्स एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स, ensuring that its outside liability at all time does not exceed 2.5 times of the adjusted net worth। ठीक, चलिए इसके बाद आ गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट्स फंड कंपनीज। इसमें क्या है? 75% इसमें दीजिए, वही सारे क्राइटेरिया है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो होने का 15% है। ठीक है जी, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों की सारी कंपनियों की क्राइटेरियाज दे रखी हैं। चलिए, सो रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ NBFC। अब हम छठवां देख रहे हैं। अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1997, no NBFC is allowed to commence or carry on the business of a NBFC without obtaining a certificate of registration। बिल्कुल ठीक है। So a company incorporated under the Companies Act and desirous of commencing business of NBFC as defined should comply the following। क्या? नंबर 1, it should be registered
अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पुरानी बात कर रहे हैं, 2013 में डिफरेंट सेक्शन है, इट शुड हैव मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 200 करोड़, 2 करोड़ मतलब, they can apply to Reserve Bank of India in prescribed form along with necessary document for registration. The RBI issues certificate of registration after satisfying itself with the condition enumerated in the 45A of RBI Act. ठीक है जी। फिर है रेजिडुअल। अब आ जाते हैं हमारे मिनिमम नेट ओन्ड फंड। So on registration of NBFC with RBI, all NBFC have to comply with certain requirement like maintenance of minimum net owned fund, creation of reserve fund, compulsory transfer of certain percentage of profit. So net owned fund requirement for new companies applying for grant is stipulated at 2 crore rupees as per the definition of the funds. Aggregate of the paid up capital, preference share which are compulsory converted, free reserve, balance in share premium, कैपिटल रिजर्व। सो नेट ओन्ड फंड का मतलब है ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडीज इन सेम ग्रुप, बुक वैल्यू, डिवेंचर्स, हायर परचेज टू द एक्सटेंट सच सम एक्सीड 10% ऑफ द नेट ओन्ड फंड। सो फ्रेंड्स, अब हमें नेट ओन्ड फंड की डेफिनेशन को समझना है। इसको कहते हैं, जो हमारा ओन्ड फंड है इसमें से हम इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज हटा देंगे, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड, मतलब 10%। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पेज चेंज करना था। कोई बात नहीं, कर दे। चलिए, सो मैं फिर से लिखता हूं, नेट ओन्ड फंड का मतलब है ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं, इसके आगे लिख दें इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन फंड, मतलब 10% तक अगर है तो उसे एक्सेस माइनस नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर ओन फंड आपका 500 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज आपका 215 करोड़ का है, तो नेट ओन फंड कितना होगा? 500 करोड़ माइनस 215 करोड़, गलत, माइनस 165 करोड़, यानी कि 215 करोड़ में से 10% ऑफ 500 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो जो ये इसके ऊपर जो एक्सेस है वो आपका नेट ओन फंड कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आई होप समझ आया है। आगे देखते हैं। फिर है लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45IB ऑफ द RBI एक्ट, द मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड एसेट्स इज 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। तो लिक्विड एसेट्स के लिए इन्होंने बोला है 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट होना चाहिए। फ्रेंड देखिए, आप कह रहे होंगे सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? अभी आधा घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर ले लीजिए, इससे क्या है आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी भी कंप्लीट कर सकता हूँ।
इसके बाद ऑफ द 15% NBFC आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट नॉट लेस देन % in approved securities and remaining 5% can be in unencumbered term deposit with any secured commercial banks. यहाँ पर उन्होंने बता दिया इस 15% में से 10% तो अप्रूव सिक्योरिटीज़ में लगाइए एंड 5% आप टर्म डिपॉजिट यानी कि FD बनवा दीजिए. चलिए, फिर आ गया हमारा कैटेगरीज ऑफ NBFCs. So NBFCs में according to NBFC are classified into 3 groups: deposit taking companies, non-deposit taking companies and non-deposit taking systematically important companies. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में इन्होंने NBFCs को कर दिया है. पहली है हमारी डिपॉजिट टेकिंग कंपनी. ठीक है जी. दूसरी है नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज. तीसरी कैटेगरी जो इन्होंने दी है वो है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज. इसके साथ वर्ड यूज कर दिया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज. तो इसमें बोलेंगे डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, इसमें लिखेंगे नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज और ये आ गई आपकी नॉन डिपॉजिट और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर इनकी टोटल एसेट्स जो हैं ग्रेटर देन 500 करोड़ हैं तो वो आपकी सिस्टमेटिकल है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है. और अगर टोटल एसेट्स 500 करोड़ तक है तो वो आपकी सिंपल नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज हैं. अब हम बात करते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए. प्रूडेंशियल नॉर्म्स में every non acceptance which is not ये डायरेक्शंस आ गई हैं. अब हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे दी इन्होंने. अच्छा, ये डिस्काउंटिंग दे दी है कि अगर रिमेनिंग मैच्योरिटी इतनी है तो इनकी ऐसे डिस्काउंटिंग करनी है. चलिए, अब है इनकम रिकॉग्निशन. इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एनी और एनी अदर चार्जेज ऑन NPS shall be recognized only when it is actually realized, जो बैंकिंग का होता है. In respect of hire purchase assets where installment are overdue more than 12 months, income shall be recognized only when hire charges are actually recognized. In respect of lease assets where lease rental are overdue for more than 12 months, the income shall be recognized when lease rental are actually received. तो हायर परचेज में अगर 12 महीने से ओवरड्यू हो जाए तो आपको तभी लें जब कैश बेसिस पे लें. इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो NPS पे हैं वो कैश बेसिस पे लें, और लीज एसेट्स के इसमें 12 महीने से ज़्यादा हो तो कैश बेसिस पे लें.
ठीक है। अब ये यहाँ पर एसेट्स क्लासिफिकेशन आ गई है, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें, फिर से बता देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है वैसे तो। बैंकिंग के केस में जो चीज़ है वो यहाँ पर दी है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड तो सारी ही होती हैं। सब स्टैंडर्ड मीन्स एन एसेट्स हुज हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 मंथ। सब स्टैंडर्ड में यहाँ पे 14 महीने का दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। एक हमारी है स्टैंडर्ड, दूसरा है सब स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड में क्या है, एन एसेट्स विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉट एक्सीडिंग 14th मंथ, 14 महीने तक के एनपीए आते हैं। और एन एसेट्स विच इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट हैव बीन रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड और रीस्ट्रक्चर्ड आफ्टर कमेंस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। दूसरा इसमें इन्होंने बता दी है रीनेगोशिएटेड और रीस्ट्रक्चर एसेट्स, ठीक है जी। The above 14-month criteria is till 31st March 2000. However, in future for all loans and hire purchase, substandard would mean an asset which has been classified for not exceeding 12 month. तो जो 14 मंथ वाली क्राइटेरिया है, अब आज की डेट में कितने महीने हैं ये? नाउ इट इज 12 मंथ। तो मार्च 17 तक ये 14 मंथ है और मार्च 18 में ये 12 मंथ है। चलिए, हाउएवर एज पर एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉट डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, सब स्टैंडर्ड एसेट जो है विच हैज बीन क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्म फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ। तो ये हमारा जो कैटेगरीज है हमारी, ये क्लासिफिकेशन हो रही है हमारी नॉन डिपॉजिट टेकिंग 6। चलिए इसको ऐसा करते हैं, तो तमीज़ से बना लेते हैं इसको, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। एक हो गया आपका नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और एक हो गया नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज, ठीक है जी। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। इसमें दिया है इन्होंने एनपीए अप टू 14 मंथ या अप टू 12 मंथ। 14 मंथ कब तक है? ये मार्च 17 के लिए है, और 12 मंथ ये मार्च 18 के लिए है। सही है। बी आपका रीस्ट्रक्चर हो रखा हो या रीनेगोशिएटेड हो रखा हो। यहाँ पर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। अगर एनपीए अप टू 18 मंथ है तो वो इसमें आ जाएगा, और बी रीस्ट्रक्चर्ड या रीनेगोशिएटेड दोनों ही आ जाएंगे इसमें, ठीक है जी। अब डाउटफुल डेट्स की बात करते हैं।
अगर 14 महीने से ज़्यादा है तो वो डाउटफुल है, और 18 महीने से ज़्यादा है तो वो इसमें डाउटफुल है। तो सी कैटेगरी हमारी आ गई डाउटफुल की। ठीक है जी। सी कैटेगरी हमारी डाउटफुल की आ गई। क्या कहती है इसको भी समझ लें। अगर मोर देन, इस केस में 18 मंथ है एनपीए तो डाउटफुल है, और इस केस में एनपीए मोर देन 14th मंथ या मोर देन 12 मंथ। 14th मंथ मार्च 17 तक के लिए और मार्च 18 के लिए 12 मंथ। ठीक है जी। इसके बाद लॉस एसेट्स, वो सारी आपकी लॉस एसेट्स होती हैं। चौथी कैटेगरीज आ गई आपकी लॉस एसेट्स। ठीक है जी। अब इन्होंने बताया एनपीए क्या है। एनपीए एन एसेट्स जिसमें 6 महीने या इससे ज़्यादा आपका ओवरड्यू हो, टर्म लोन जिसमें 6 महीने या इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो, डिमांड लोन जिसमें मतलब एनपीए अगर देखा जाए तो 6 महीने की इसमें कैटेगरीज आ रही है। अगर ओवरड्यू आपका 6 महीने हो जाता है तो वो आपका एनपीए कहलाता है। ठीक है जी। चलिए इसको देखें हम। सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट कंपनीज में ए बी सी डी, वो पहले 4 महीने थे और फिर 3 महीने रह गए। तो अब एनपीए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। ए में है आपका एसेट्स, बी में है आपका टर्म लोन, सी में है डिमांड लोन, डी में, चलिए इसको सीधा करते हैं। अगर ओवरड्यू आपका 6 मंथ है नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी में, और 4 मंथ है सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट कंपनीज में, और ये 4 मंथ आपका अब हो गया है 3 मंथ। 31 मार्च 17 तक ये 4 मंथ था, अब 31 मार्च 18 से ये 3 मंथ हो गया, तो वो एनपीए हो जाता है अगर ओवरड्यू 6 महीने और ये हो। इसी तरीके से ई और एफ की कैटेगरीज इन्होंने दे रखी हैं। हम लोग सिस्टमेटिक वे में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। अब आ जाती है प्रोविजनल रिक्वायरमेंट। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, जो बैंक में क्वेश्चंस आते थे ना वही हैं इसमें भी आएंगे। ठीक है जी। तो प्रोविजनिंग की बात करते हैं, प्रोविजनिंग देख लें। चलिए प्रोविजनिंग में आप देखेंगे हमारा, आपको पता है 2 ही कंपनीज हैं, एक आपकी नॉन डिपॉजिट कंपनी है और एक है आपकी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर कैटेगरीज हमारी आ जाती हैं, एक तो स्टैंडर्ड एसेट्स,
एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स, तीसरा डाउटफुल जो सिक्योर्ड पोर्शन है, चौथा डाउटफुल जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, और पांचवा लॉस एसेट्स। ठीक है जी। इन दोनों में ही 100% होगा। ठीक है जी। डाउटफुल सिक्योर्ड में 3 कैटेगरीज होती हैं, एक तो अप टू 1 ईयर, एक 1 ईयर से 3 ईयर तक, और एक मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है जी। तो इसमें 20%, 30%, 50%, 20%, 30%, 50%। ठीक है जी। सब स्टैंडर्ड एसेट्स का 10% है, इसमें आपका 0.25% है, और इसमें 0.35% है। तो सिर्फ आपका स्टैंडर्ड एसेट्स का डेफिनेशन में चेंज होता है। और ये आपका अब जो 0.35% है, ये बदल के कितना हो जाएगा, 0.40%। ये 31 मार्च 17 तक का था, ये 31 मार्च 18 का हो जाएगा। ठीक है जी। बैंकिंग में आपको पता है ये चेंजेज आते रहते हैं। चलिए, ये एडिशनल प्रोविजन बनाने होते हैं हायर परचेज के केस में। इन केस ऑफ ठीक है जी। नंबर, लीज रेंट अगर ओवर ड्यू है। ठीक है जी। लीज रेंट या हायर चार्जेस, कुछ भी कह लें, हायर चार्जेस कह लें या लीज रेंट कह लें, ओवर ड्यू है, तो इसमें अप टू 12 मंथ कोई नहीं देना है। 12 मंथ से 24 मंथ 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। 24 मंथ से 36 मंथ 40% ऑफ नेट बुक वैल्यू। 36 मंथ से 48 मंथ 70% ऑफ नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी। और अगर ये इससे भी ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाए तो फिर आपका मोर देन 48 मंथ अगर ओवर ड्यू हो जाए तो 100% ऑफ नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद है डिस्क्लोजर्स। बैलेंस शीट में क्या क्या देने हैं। अकाउंटिंग ईयर्स आपके 31 मार्च ही रहेंगे। इन्होंने यहाँ पे बताया है ये इंडियस की रिक्वायरमेंट थी इन्होंने कि कब कब कौन कौन।
अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा कैपिटल एडुकेशन रेशियो के लिए। सो एनबीएफसी लेस देन 500 करोड़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मिनिमम के CRAR। ठीक है, उनको कैपिटल एडुकेशन रेशियो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है CRAR। ठीक है जी, CRAR। सो कैपिटल एडुकेशन के लिए जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज हैं, एक है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, एक है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी बट सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट, और एक है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज। तो इनके लिए कोई अप्लाई नहीं है, यहाँ पर ये 10% है। ठीक है जी, नहीं 15% है। टायर 1 कैपिटल 10% से कम नहीं हो सकती है। तो ये आपका 15% इन्होंने बोला है, एंड मिनिमम टायर 1 कैपिटल जो है वो 10% मिनिमम होनी चाहिए इसमें। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज हैं उनके लिए इन्होंने लीवरेज रेशियो रखा है। यहाँ पे लेवरेज रेशियो रखा है जो 7 होना चाहिए। लेवरेज रेशियो का मतलब होता है TOL अपॉन ओन्ड फंड, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन ओन्ड फंड। ये के केस में है, सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज के केस में। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। फिर ये आपके रिस्क वेटेड एडजस्टेड जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है जो बैंकिंग में हम लोग करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें लगने वाला। और इसके बाद फिर ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इसमें इन्होंने बोला है आपसे क्या निकालना है, नेट ओन फंड निकालना है। तो नेट ओन फंड निकल आएगा। ग्रुप कंपनीज में हमारा पैसा कितना लगा रखा है इन्होंने, 200, तो उसका 10% 20, तो बेसिकली आपका 200 के ऊपर जो पैसा है वो आपका हट जाएगा। देखिए ग्रुप कंपनीज में 200 डाल रखा है, नेट ओन फंड आपका 400 का है ओन्ड फंड, तो इसमें 400 का 10% 40 छोड़ दीजिए, तो 160 आपका एक्सेस है, और वो एक्सेस हटा देंगे ओन फंड में से, तो नेट ओन फंड निकल आएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एनबीएफसी को समझा, बेसिक समझे, जितना रिक्वायरमेंट थी उतनी चीज़ें करी हैं, अननेसेसरी में ज़्यादा करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आई होप दिस लेक्चर विल डेफिनेटली यूजफुल for you and will enable you to prepare or to in case of emergency you can definitely write some notes also. Thank you very much and good day.